नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के यूपी पीसीएसजे 2018 का जो आपका प्रश्न पत्र हुआ था उसके नए प्रश्नों के साथ हम हैं। इन प्रश्नों से हमको ये समझ में आएगा कि अगला जो होने वाला आपकी परीक्षा है वहाँ पर संभावित प्रश्न हमारे क्या हो सकते हैं और ये कितने आसान थे, कितने चर्चित प्रश्न थे और इम्पॉर्टेंट थे कि ऐसे ही प्रश्न हमेशा आते हैं। जल्द ही ये अंतिम हिस्से में चल रहा है, जल्द ही 2017 का भी प्रश्न पत्र आपके समक्ष रहेगा और आप लगातार देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होते रह रहे हैं, बार बार उन्हीं एरियाज से आ रहे हैं ताकि अगले प्रश्न के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर हो सके। आज के प्रश्नों में देखते हैं नासकॉम, ठीक है, आप जानते हैं एक आपकी महत्वपूर्ण संस्थाओं में भारत की है कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है DSCI कि किस, ठीक है, प्रदेश की सरकार के साथ, ठीक है, इसने किस प्रदेश की सरकार के साथ साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु जो है समझौता किया है। यानी कि इस संस्था ने एक समझौता किया है, ठीक है। जैसे नया राज्य आपका बना तेलंगाना, इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर सिस्टम जो आपका क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए समझौता हुआ, ठीक। तो तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक पहले से ही राज्य के रूप में मौजूद थे और यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन अलग होने पर तेलंगाना को और आवश्यकताएं थी, तो तेलंगाना ने ऐसा समझौता किया है। इस बात को आपको जानना है, ठीक है। 15वां वित्त आयोग आपका गठित हो चुका है। 14वें वित्त आयोग ने बहुत सी सिफारिशें दी हैं और उन सिफारिशों में पूछा गया है कि विभाजन योग्य जो केंद्रीय सरकार की शुद्ध प्राप्तियां हैं, यानी कि जो कर प्राप्त होते हैं केंद्र सरकार को, वो खाली केंद्र सरकार के लिए भी हो सकता है, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी भी हो सकती है और राज्यों के लिए भी केंद्र वसूल सकता है। तो जो एक हिस्सा होता है जो केंद्रीय कर में विभाज्य कर प्राप्तियां होती हैं, यानी केंद्र और राज्य में जिनका बंटवारा किया जाएगा, उसके लिए कोई संस्तुति दी थी। क्या संस्तुति? कि राज्यों का अंश बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर कितना किया जाए, यह आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर की शुद्ध प्राप्तियां, जो विभाजन योग्य शुद्ध प्राप्तियां हैं, उनमें राज्यों के अंश बढ़ाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है, राष्ट्रपति 5 वर्ष पर नियुक्त करता है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के लिए। तो अनुशंसा में बात आई थी 42% बढ़ाकर करने की, कि 42% तक बढ़ाकर कर दिया जाए ताकि राज्य और बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, ठीक है। तो 42% की संस्तुति की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भविष्य में पूछे जाने की संभावना है और हमेशा पूछा जाएगा, एक चर्चित मुद्दा है, ठीक है। उसी के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 4 स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं, कौन सा सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह जो क्वेश्चन है ये पैसिव यूथेनेशिया से संबंधित है, जिसे आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर भारत में आर्टिकल 21 में अवधारणा है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जिसकी वजह से कई बार कई लोगों की परिस्थितियां इतनी बुरी हुई कि उन्होंने अपनी मृत्यु की इच्छा जाहिर की, ठीक है। इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया बहुत तरीके से कहा जाता है, लेकिन अनुमति नहीं मिली, क्योंकि आप जानते हैं जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन तमाम बातों पर विचार विमर्श करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय लिया है पैसिव यूथेनेशिया के संबंध में। 4 स्टेटमेंट आपके दिए हैं। 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इसके लिए रोगियों को एक लिविंग विल देनी होगी, जीवित वसीयत बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि जो है अगर देखा जाए सिंपली
तो जो वसीयत होती है आफ्टर डेथ उसका एग्जीक्यूशन होता है। यहां पर किसकी बात की गई है? लिविंग विल की, यानी कि इनकी वसीयत इनके जीते जी ही, इनकी मृत्यु से संबंधित वसीयत है, जीते जी ही फॉलो की जाएगी। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने पिंकी वीरानी के मामले में यह फैसला दिया। और चौथा स्टेटमेंट है, इसके लिए रोगियों को या तो गंभीर मृत्यु तुल्य बीमारी में स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जीवन इतना दुर्लभ हो गया हो, इतना दुर्गम हो गया हो कि जीना मृत्यु से भी ज्यादा बोझ बन जा रहा हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से नहीं है, इनको हमें देखना है। पहली चीज, कानूनी मान्यता मिली है। एक आपका एनजीओ है, ठीक है, एक आपका एनजीओ है, ठीक, उसी के एक याचिका लाई गई थी, उसी के द्वारा एक याचिका लाई गई थी जिसके परिणाम स्वरूप इसको मान्यता दी गई है। कामन काज, उस एनजीओ का नाम है कामन काज, इसकी याचिका पर यह निर्णय दिया गया। ठीक है, क्या कानूनी मान्यता दे दी गई है और उसके लिए लिविंग विल देना होगा, यह भी सही है। और जब ये कामन काज की याचिका पे दिया गया तो पिंकी वीरानी गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। और गंभीर मृत्यु तुल्य बीमारी हो, मृत्यु से भी कष्टदायक बीमारी हो, तभी इसे मान्यता दी जाएगी, यह भी सही है। यानी कि यदि आप जान रहे हैं कि कामन काज के मामले में इसकी याचिका पर निस्तारण किया गया है तो पिंकी वीरानी को आप आसानी से हटा देंगे, स्टेटमेंट गलत है इसके रूप में चुन लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपली इसको जानना है, बहुत सिंपली इसको जानना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप का है, करंट में चर्चित रहता है, कभी कभी न्यूज ऐसी रहती हैं और इस टाइप के डिजिट्स पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना देखना पड़ता है। मान लीजिए ऐसी बातें नहीं याद हैं तो छोड़ दीजिए, माइनस मार्किंग का जमाना है, कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम लोग देख सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप गेल कहते हैं, ने प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया है, उसकी लंबाई क्या है पूछा गया है। ठीक है, उसकी लंबाई क्या है, यानी कि गेल ने नेचुरल गैस के लिए जो नेटवर्क का निर्माण किया है उसकी लंबाई क्या है, तो उसकी लंबाई है 8700 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 8700 किलोमीटर, अब और बढ़ गई होगी, तो ये करंट से रिलेटेड है, बहुत लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आती है कुछ समय अंतराल पर, तो वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, ये कंफर्म है प्रश्न से ही। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो जो इस समय वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से कुल वनाच्छादन है 21.54% है, यानी भारत के 21.54% हिस्से पर वन क्षेत्र पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्रफल में, और लक्ष्य 33% का है, इस बात को आप जाने रहिए। लक्ष्य जो है, ठीक है, एम जो है वो 33% का है, लेकिन 21.54% पाया जा रहा है। जो वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट 17 वाले में वो कितनी है, इस बात को इन्होंने पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई है, तो आप जाने रहिए 0.94% वनाच्छादन की वृद्धि हुई है। यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट जब भी आती है हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है, तो आप अगले प्रश्न पत्र की तैयारी में ऐसी रिपोर्ट्स पर ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, नई रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम लोग करंट में उसे पढ़े हैं, पढ़ेंगे, ठीक है, दोहराते समय पढ़ेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न आता है, यानी यहाँ से ये भी सीखिए कि आपको पढ़ना क्या है, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक, ये भी कई बार प्रश्न आया है, भारत का कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो चावल के सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश हैं। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल वाले चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा उत्पादन होगा तभी ज़्यादा खाएंगे, वैसे कैसे खाएंगे। ठीक है, जो नेचुरली आवश्यकता होती है चावल के उत्पादन के लिए वो पश्चिम बंगाल में आदर्श दशाएं पाई जाती हैं,
और पश्चिम बंगाल। अब उत्पादन में बात ये आती है कि केवल एरिया से मतलब नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जोत पाई जाती है। ठीक, चावल उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन चावल का भी होगा, गेहूं का भी होगा। पश्चिम बंगाल में गेहूं नहीं होगा, क्योंकि गेहूं को शुष्क मौसम, ड्राई सीजन की जरूरत होती है। और पश्चिम बंगाल में तो आप जानते हैं ह्यूमिड सीजन मिलता है हमेशा, वहाँ पर समुद्र का किनारा होने की वजह से वातावरण ह्यूमिडिटी भरा होता है। गेहूं नहीं होता तो चावल बार बार बोते रहते हैं, तो चावल का उत्पादन बहुत होता है। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से इसे आपको जानना है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं कि वो ऐसा ही रिलेटेड है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि है, कितने प्रतिशत भाग पर भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड आपका टोटल है, जरूरी नहीं है खाद्यान्न फसलें बोई जाएं। खाद्यान्न मतलब चावल गेहूं वाली, कहीं गन्ना भी बोया जाता है, कहीं तिलहन भी बोया जाता है, कहीं दलहन भी बोया जाता है। ठीक है, तो खाद्यान्न, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, कपास, तमाम तरीके की फसलें हैं। तो खाद्यान्न वाला एरिया कितना कवर होता है, इन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। तो उत्तर है 60% भाग पर। बाकी 40% भाग पर नकदी फसलें हो सकती हैं। ठीक है, तिलहन दलहन हो सकता है, लेकिन खाद्यान्न नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 60% हिस्से में बोया जाता है। अगला जो आपका है, ये टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है बंदरगाह और स्टेट। ठीक है, लिस्ट मैच करानी है। और मजेदार बात ये जानिए कि यहाँ तो हम लोग लिस्ट स्टेट से मैच कराएंगे, लेकिन आपको जानना किस तरीके से है, आप बंदरगाहों की पूरी लिस्ट पढ़िए, हर बंदरगाह की विशेषता को जानिए। आपके तमाम तरीके के प्रश्न बंदरगाहों से आते हैं, तो यहाँ तो राज्य से सुमेलित कराना है। इसके साथ साथ जो आपके प्रश्न आने की टेंडेंसी है, यह भी है कि मान लीजिए चेन्नई बंदरगाह के बारे में पूछ लिया। ठीक है, चेन्नई के बारे में पूछ लिया, मद्रास के बारे में पूछ लिया, विशाखापत्तनम के बारे में पूछ लिया, कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। ठीक है, कौन नदी बंदरगाह है, तमाम कौन सबसे ज़्यादा भार वहन करता है। तमाम ऐसी क्राइटेरिया बंदरगाहों से बनती हैं, जहां से लगातार आपके प्रश्न आए हुए हैं। फिलहाल तो सरल प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप सचेत रहिए, ताकि बंदरगाह टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। लगभग मान कर चलिए कि हर वर्ष आपका यहां से प्रश्न आना ही आना है। तो अगर तैयार रहेगा तो जाहिर सी बात है भविष्य के लिए आपके बेहतर रहेगा। तो बंदरगाहों को जब हम देखते हैं, तो यहां लिखा है अलेप्पी बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह। सामने लिखा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, इसी को मैच कराना है हमें, इसी को मैच कराना है। तो जब हम अलेप्पी की बात करते हैं तो ये केरल में है। ठीक है, यानी कि ये सीधे आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि ए के साथ 3 नंबर सिर्फ एक ही सुमेलित है। इसका मतलब एन्नोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु का है। पारादीप आप जानते हैं केरल का सबसे प्रमुख बंदरगाहों में है, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में है। इतना सरल प्रश्न आपका पूछा हुआ है, गलती की संभावना ही नहीं। लेकिन कठिन के बारे में भी मैं बता रहा हूं, आ चुका है, फिर आएगा। आप बंदरगाहों के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, भार ढोना, अन्य कोई विशेषताएं होना, विशेषताओं सहित भी पूछता है। उस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। इसमें कोई भी बंदरगाह अगर आपका तैयार है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन ही बनाया गया है। मान लीजिए एन्नौर 4 नंबर, तो 4 नंबर देखिए केवल यहीं पर है। पारादीप जो है उड़ीसा 2 नंबर, तो देखिए 2 नंबर भी सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी तीनों में नहीं है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश देखिए 1 नंबर चौथे ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है। तो अगर इनमें से एक भी बंदरगाह आपको पता रहता तो आपको आंसर मिलने में समस्या नहीं थी। लेकिन वो पता तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, अन्यथा तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। तो यह बात ध्यान रखे रहिएगा, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक भी अगर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल याद है तो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। इतना सरल प्रश्न है, तो 4 उलझ देख के नहीं डरना है। बच्चे
सुमेलित देखकर डर जाते हैं, रीजन असर्शन देखकर डर जाते हैं। नहीं नहीं, वो डरना नहीं है, बात को समझिए। ऐसे तो सभी होना और आसान है, ठीक है, और आसान है। फैक्चुअल पूछता है, एक बात भूल गए तो सब बात भूल गए। यहाँ तो 4 मौका आपको देखने का व्यू होना चाहिए, ठीक है। लोग डरते हैं, यहाँ 4 मौका दिया गया है आपको प्रश्न सही करने का। सिंगल लाइनर कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो तो एक ही मौका आपके पास है। तो अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा, गलती नहीं होगी। और अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसको शार्ट में मैंने लिख दिया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और निर्वाचन बिना मतदाताओं के तो बेकार हो जाएगा। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ताकि कोई गलती ना होने पाए, ठीक है। 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन के साथ आपको याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में निर्वाचन कराना था, ठीक है, सब कुछ कराना था, मेंटेन करना था, राष्ट्रपति को चुनना था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की देखरेख तो निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो अगर ऐसी बातें याद हैं, सही सिस्टम में आपने पढ़ा है, तो गलती होने की संभावना नहीं है, ना ही आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए हैं, ऐसे ही चल रहा है ना, उठा लिए, कुछ भी पढ़ लिए, बस हो गया कि हम तो इतना आज 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े। वो बहुत लोग पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 घंटे पढ़िए, सही ढंग से सही तरीके से पढ़िए, कोई नहीं रोक पाएगा। 20 घंटा पढ़िए, कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। सिस्टम समझिए पढ़ने का, ठीक। तो तमाम चीज़ों की हम लोगों की चर्चा हो ही रही है, ठीक है। तो आज हमारे जो क्वेश्चन थे, ये भी उस समय के करंट से रिलेटेड था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तेलंगाना में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्टें अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया ला के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस में भी पूछेगा ही पूछेगा। गैस गेल अगर कोई काम करता है तो ये भी करंट का ही है। वन स्थिति रिपोर्ट जो लेटेस्ट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, दाल का उत्पादन, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। खाद्यान्न फसलों का बोया जाने वाला एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए। बंदरगाह इंडिविजुअल टॉपिक है, आएगा ही आएगा। और मतदाता दिवस भी आपका ऐसे ही आता रहता है, दिवस भी आपके आते रहते हैं। तो आज भी हमारे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मेंटेन करने लायक टॉपिक थे, ठीक है। मेंटेन करते रहिए, फ्यूचर में आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगी, सिलेक्शन का आपका संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप उसे तुरंत देखने में सक्षम हो सकें, ताकि कोई बात डिले ना होने पाए, ठीक है। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।